गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स, देखिए अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपनी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, इसकी रीडिंग चैप्टर 17 की। और आपको मैंने होमवर्क दिया था कठिन शब्द और शब्द अर्थ और ये मौखिक प्रश्न। आई होप आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिए होंगे। देखिए पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप बुक में से नोट करेंगे, ओके, फिर आंसर लिखेंगे। देखिए पहला है, निर्धन व्यक्ति अरस्तु के पास क्यों गया। इसका आंसर देखिए, निर्धन व्यक्ति यह जानने के लिए अरस्तु के पास गया कि धनवान कैसे बने। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, हेनरी फोर्ड के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर देखिए बुक में ही है, आपको बुक में ही बताती हूँ। हेनरी फोर्ड, ठीक है, देखिए यहाँ से लिखना है आपको पेज नंबर 111 पर। देखिए हेनरी फोर्ड संसार की सबसे बड़ी मोटर कंपनी का मालिक पहले फुटपाथ पर साइकिल के पंक्चर बनाया करता था। ठीक है, फिर आप यहाँ से इतना लिखने के बाद यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे इसी प्रश्न का उत्तर। फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। एक के बाद एक वह सीढ़ियाँ चढ़ता गया और अंततः करोड़पति बन गया, उसके पास संपत्ति आ गई। ये है आपका मौखिक टू, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार के लोग जीवन में प्रगति करते हैं। तीसरा देखिए, किस प्रकार के लोग जीवन में प्रगति करते हैं। तो इसका आंसर देखिए पेज नंबर 112 पर, यहाँ ऊपर, प्रगति वे करते हैं जो अपनी कमाई के खर्चे में कटौती कर उसको मूल पूंजी में मिलाते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी सफलता और संपन्नता का राज छिपा है। मौखिक 3, ओके, ये आपको आंसर 3 में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये इस वाले का। ओके, मौखिक मतलब एम से मौखिक। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब देखिए फोर्थ, संपत्तिशाली बनने के लिए क्या योजना बनानी चाहिए। इसका आंसर देखिए, संपत्तिशाली बनने के लिए योजना बनानी चाहिए। अपनी पूंजी और कार्य क्षमता के अनुसार अपने अनावश्यक खर्चे कम से कम न्यूनतम कर देने चाहिए। फिर जी जान से मेहनत करनी चाहिए। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। इसका आंसर भी बुक में देखिए, यहाँ पर पेज नंबर 113 पर, यहाँ मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या हटा देंगे, हैं भोजन और कपड़ा। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रॉकफेलर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया है। इसका आंसर देखिए यहाँ पर पेज नंबर 114 पर, कोई भी काम, सबसे ऊपर वाला जो लाइन है वही, कोई भी काम करने से पहले मैं उस पर खुद अध्ययन कर लेता हूँ, हड़बड़ाहट या शीघ्रता से काम नहीं करता और न ही कोई जोखिम वाला काम करता हूँ। ठीक है, ये है आपका मौखिक 6। ओके, मौखिक हो गए। अब देखिए ये हो गया था हमारा। अब देखिए लिखित क ख लॉन्ग क्वेश्चंस। अरस्तु के बताए तरीके पर चलकर वह व्यक्ति कैसे धनवान बना। तो इसका आंसर देखिए बुक में ही है, यहाँ पेज नंबर 110 पर। ये आप पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर में, उस व्यक्ति ने आंसर में लिखेंगे, उस व्यक्ति ने अरस्तु की बात पर अमल किया। पहले फुटपाथ पर टोकरी रख फल बेचे, एक आना मुनाफे में से केवल 1 पैसे में गुजारा करता। 3-4 माह बाद ठेला लगा लिया, वर्ष भर बाद दुकान कर ली, कई माह बाद फलों का बड़ा व्यापारी हो गया। जब पैसा आ गया तो और भी व्यवसाय शुरू कर दिए। इस प्रकार वह संपत्तिशाली हो गया। यहाँ तक है आपका। ओके, ये है L1 यानी कि लॉन्ग का फर्स्ट वाला आंसर। इस प्रकार यह की जगह क्या लिख देंगे आप, वह। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मरे हुए चूहे के स्थान पर युवक ने सेठ को सोने का चूहा क्यों दिया। इसका आंसर देखिए, इसका मरे हुए चूहे के स्थान पर युवक ने सेठ को सोने का चूहा
बनवा कर दिया, क्योंकि सेठ का मरा हुआ चूहा बेचकर वह युवक धनवान बन गया था और सेठ की उधार दी हुई चीज़ वह ब्याज के साथ देने आया था। बच्चों, जो भी मैंने आपको बुक में आंसर लगवाए हैं, टिक लगवाए हैं, वो आपको राइट करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाला लिखा है, तो आपको पहले फर्स्ट का क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर लिखना है, फिर आप सेकंड वाला लिखेंगे, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला लिखेंगे, ओके। मैंने आंसर्स आपको बुक में टिक लगवा दिए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत पाठ में संपत्ति प्राप्त करने का क्या सिद्धांत बताया गया है। तो इसका आंसर देखिए, संपत्ति प्राप्त करने का अपना एक सिद्धांत है, उसका एक नियम है। पहली बात, कर्म, कठोर परिश्रम, और दूसरी महत्वपूर्ण बातें संपत्ति का जमा और खर्च। खर्च की एक सीमा यानी कि लिमिट होनी आवश्यक है। रुपये में से केवल एक अंश अर्थात एक भाग अर्थात 100वां भाग खर्च और शेष जमा करने पर ही आदमी शनै शनै यानी कि शीघ्र शीघ्र संपत्तिशाली बनता है, ओके। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने किस प्रसंग में कछुए और खरगोश की कथा उद्धृत की है। आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, छोटे छोटे काम करिए, लगातार करिए, आप अपनी मंजिल पा लेंगे। प्रस्तुत प्रसंग में लेखक ने कुछ कछुए और खरगोश की कथा उद्धृत की है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसका आंसर देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु बिना कुर्बानी के नहीं मिल सकती, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कार्लाइल का कथन लिखते हुए बताइए कि लेखक ने इसे स्वर्ण अक्षरों में यानी कि सोने के अक्षरों में लिखने को क्यों कहा है। इसका आंसर बुक में ही देखिए, पेज नंबर 114 पर, यहाँ ये पैराग्राफ। कार्लाइल का कथन है, मनुष्य का धनवान होना उसके भाग्य पर निर्भर नहीं करता, उसके कर्म और सूझबूझ पर निर्भर करता है। सूझबूझ को ही लोगों ने भाग्य की संज्ञा देकर बहुतों को गुमराह कर रखा है। वास्तव में कार्लाइल के इन शब्दों को सोने के अक्षरों में लिखकर रखना चाहिए। कर्म और सूझबूझ ही मनुष्य को संपत्तिशाली बनाता है। यह है आपका लॉन्ग का 6th वाले का आंसर, ओके। तो ये कंप्लीट हो गए आपके क्वेश्चन आंसर। आगे देखिए एक्सरसाइज, भाषा और व्याकरण, बहुविकल्पी प्रश्न। शिक्षक शब्द का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक गण, ओके। बूंद बूंद से घट भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? थोड़ी थोड़ी बचत से अधिक जमा करना। यहाँ टिक करेंगे। स उपसर्ग वाला कौन सा शब्द नहीं है? देखिए सरस, इसमें स उपसर्ग है, इसमें भी स उपसर्ग है। तर्क और सतर्क, जीव और सजीव, इसमें भी स उपसर्ग है। रस और सरस, इसमें भी स उपसर्ग है, लेकिन सरोज में स उपसर्ग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? लक्ष्य, कठोर, संपत्ति या खरगोश। तो संज्ञा शब्द लक्ष्य भी है, संपत्ति भी संज्ञा शब्द है, खरगोश भी संज्ञा शब्द है, लेकिन कठोर क्या है? कठोर विशेषण शब्द है, ये संज्ञा शब्द नहीं है, तो यहाँ पर टिक करेंगे आप। आगे देखिए, वचन बदलने के नियमों की में बहुवचन बनाते समय नियम अनुसार ए या अनुनासिक तो लगाते ही हैं। जैसे चिड़िया का चिड़िया हो जाता है ना, भाई का भाइयों हो जाता है, लड़की का लड़कियां हो जाता है। तो ऐसे हम बहुवचन बनाते हैं एक वचन के, परंतु बहुवचन बनाते हुए कुछ शब्दों के साथ जब लोग आ जाते हैं बहुत सारे, तो उनको लोग, गण, जन और दल का प्रयोग भी करते हैं। जैसे आपने सुना होगा भक्तजन, शिक्षकगण, है ना, और यूनानी लोग, ऐसे शब्द। इन शब्दों को प्रयोग इस प्रकार की परिस्थितियों में होता है। देखिए आगे, जैसे लोग शब्द हम कब लगाते हैं? कुछ पुरुषवाचक पुल्लिंग शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक समान रहते हैं, उनके बहुवचन बनाते समय हम क्या लगाते हैं? लोग शब्द का प्रयोग होता है। जैसे एशियन लोग, यूनानी लोग। गण देखिए, अब देखिए गण, ग्रहों, देवताओं, सम्मानित, जिनके लिए हम सम्मान सहित बोलते हैं, उन मनुष्यों के साथ बहुवचन बनाते समय हम गण शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे तारागण, शिक्षकगण, अतिथिगण। जन, पुरुषवाचक शब्दों के साथ जन आता है।
जैसे भक्तजन, सेवकजन आदि। दल पशु पक्षी आदि के साथ बहुवचन में दल आता है, जैसे टिड्डी दल। ओके, देखिए नीचे लिखे शब्दों के गण, लोग, दल या जन लगाकर बहुवचन बनाएं। लेखक जन, यूनानी लोग, गरीब जन, मित्रगण, दोस्त लोग, हाथी दल, विद्वान गण, गुरुजन। ठीक है, ये आपको ये यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक में करना है ये एक्सरसाइज। आगे देखिए, अल्प विराम यानी कि कॉमा का प्रयोग। ठीक है, एक ही प्रकार के कई शब्द या वाक्यांश जब हम साथ में लिखते हैं तो प्रत्येक के आगे अल्प विराम यानी कि कॉमा लगाते हैं, जैसे लट्ठे, शहतीर आदि। जैसे हम एक साथ बहुत सारी जैसे सब्जियों के नाम लिखते हैं, जैसे कि एक ही लाइन में लिखते हैं, जैसे कि आलू, गोभी, मटर, तो हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। संबोधन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी को हम संबोधित कर रहे हैं, किसी को आवाज़ लगाकर हम बोल रहे हैं, जैसे कि साहब आप कहाँ जा रहे हैं, तो साहब के बाद क्या लगाया यहाँ पर, अल्प विराम। किसी के कहे हुए वाक्य को, यानी कि जो भी वाक्य कहानी में, कविता में किसी के द्वारा कहा जाता है तो उसको हम पहले तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं और उसके बाद क्या लगाते हैं, जैसे देखिए उद्गत करते समय उससे पहले हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे अरस्तु ने कहा, तो कहा के बाद क्या आता है, अल्प विराम आता है। आप लोग जाइए, ठीक है, पहले हम जब ये बताते हैं कि किसने कहा, उसके बाद कॉमा आता है, जो बात कही हुई होती है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका। योजन का लोप होने पर भी अल्प विराम होता है, जैसे मैं थका हूँ, आराम करूँगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 वाक्य बोले हैं तो इसीलिए यहाँ पर पहले मैं थका हूँ, मैं आराम करूँगा, तो इसमें भी हमने कॉमा लगाया। वाक्य में इसलिए का लोप हुआ है, किसका लोप हुआ है, इसलिए मैं थका हूँ इसलिए आराम करूँगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो शब्द यहाँ से हटाकर कॉमा लगा दिया है। किंतु, परंतु, पर, तो भी, लेकिन, वरन, नहीं तो, बल्कि आदि के पूर्व यानी कि पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे मैं सबको यह पुस्तक देता, किंतु, परंतु मेरे पास 4 ही पुस्तकें हैं। समझ में आ गई, ये 5 पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।